हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म यूपीएससी डिकोड। तो आज हमारा डे 20 जो कि हमारा 90 डेज चैलेंज है, सिलेबस कंप्लीट फॉर यूपीएससी 2025 और ये हमारे डेली स्टडी टारगेट सीरीज है। इसके साथ में हम डेली टारगेट डिस्कस करेंगे, मूल विधि भी डिस्कस कर लेंगे। मूल विधि में जो हम डिस्कस करेंगे वो उसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली सर्च करेंगे @UPSC डिकोड तो भी कनेक्ट कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का भी रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो में। तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे टारगेट, देन फिर मूल विधि, देन फिर पॉलिटी। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करना है, लाइक शेयर कर देना है। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। PDF कहाँ मिलेगी, जैसे मैंने बताया आपको, जो इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। या तो इस कोड को स्कैन कर लीजिए या डायरेक्टली सर्च कर लीजिए @UPSC डिकोड, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। जहाँ से भी ज्वाइन करना है कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी जो भी लेक्चर की, और जो भी एक्स्ट्रा अपडेट्स होती हैं वो भी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज है हमारा डेली टारगेट का डे 20 और डेट हमारी 17 सितंबर 2025। और आज की जो मूल विधि का टारगेट है हमारे वो है यातायात नियम, रोड साइंस। तो रोड साइंस से 2017 में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था और इस बार पूरी चांसेस है कि आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले। PDF सेंड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और इसको पढ़ लेना। कितनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हैं। देखो, यहाँ पे 12 दिसंबर को पूछा, यहाँ पे 14 दिसंबर को पूछा अगेन, फिर यहाँ पे 14 को पूछा, फिर यहाँ पे देखो 16 को पूछा, देन यहाँ पे फिर 14 को पूछा दोबारा से सेकंड शिफ्ट में, देन फिर यहाँ पे 15 को पूछा फर्स्ट शिफ्ट में, 19 को फिर पूछा, 21 में पूछा, 15 में फिर से पूछा, और 15 में तीसरी शिफ्ट में पूछा। ठीक है, यहाँ पे देखो 19 दिसंबर को, 16 दिसंबर को पूछा। ठीक है, हर शिफ्ट में हर दिन में पूछेगा, 21 को, फिर 20 को, 20 की फर्स्ट में, सेकंड में, 20 की थर्ड में, 22 में, 22 की सेकंड में, ठीक है, और 22 की थर्ड में। तो आप देख सकते हैं हर दिन पूछा गया है, मतलब हर दिन हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन। और यूपीएसआई में एक क्वेश्चन का मतलब होता है 2.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स मिलते हैं। तो ये तो फ्री का नंबर है, ये तो ऐसे हैं कि देख के आपको बस इजीली याद हो जाएंगे, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, और आपको 2.5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसकी PDF में शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। जो हमारे नेक्स्ट टारगेट है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा वो है हिंदी। तो हिंदी में क्या करना है, हिंदी में करना है हमें व्याकरण में करना है समास को। ठीक है, हिंदी में समास करेंगे। एंड जो लिटरेचर है उसमें करेंगे उदय शंकर भट्ट, केदारनाथ मिश्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अशक एंड रामदक्ष मिश्र। इसकी PDF भी सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी और वहाँ से आप इसको पढ़ लेना। वोकैबलरी तत्सम तद्भव करने हैं, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना आप। पठित गद्यांश आप कोई भी एक PYQ बेस्ड कर लेंगे, UPSI का या फिर UP कांस्टेबल का। नेक्स्ट है पॉलिटी। पॉलिटी संविधान में करेंगे विधान परिषद, उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स सीक्वेंस वाइज। ठीक है, देन मूव करते हैं यूपी जीके में करेंगे जो यूपी की हिस्ट्री है, इतिहास। PDF इसकी सेंड कर चुका हूँ। देन स्टैटिक जीके में करेंगे खेल और संबंधित कप, तो जो स्पोर्ट्स हैं रेडियड से ट्रॉफीज़ हैं वो कवर करेंगे। देन मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा मैथ्स। मैथ्स में चल रहा है हमारा टाइम एंड वर्क विद PYQ, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। देन मूव करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में चल रहा है हमारा नंबर एनालॉजी विद PYQ, तो उसको भी कंटिन्यू करेंगे। और इसको कल हमने ख़त्म कर देना है, इन दोनों टॉपिक को मैथ्स में टाइम एंड वर्क कल ख़त्म कर देना है, और रीजनिंग में जो नंबर एनालॉजी है इसको भी ख़त्म कर देना है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं UPSI में, और यहाँ से भी आपको एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने पेपर में 40 में से। तो दोनों ही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीजनिंग और मैथ में। तो ये था आज के हमारे टारगेट्स, एंड इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। बाकी जो है मूल विधि के आदेशनात्मक सड़क चिन्ह है, इनकी भी मैं PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लेना। तो ये था हमारा आज का टारगेट। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको ये कोड स्कैन करना है, @UPSI कोड सर्च करना है, और लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन। और अब जो है हम पॉलिटी का रिविजन कर लेते हैं। पॉलिटी के रिविजन में हम करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके साथ में करेंगे हम जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर।
तो इन दोनों का रिवीजन हो जाएगा आपको स्टोरी टेलर की फॉर्म में। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग अस। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये हमारे हकों का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान कैसे बना और उसमें बदलाव कैसे होता है? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन सिर्फ आजादी मिलना काफी नहीं था। सवाल था, अंग्रेज जिस हाल में हिंदुस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, क्या यह देश उस हालत में सरवाइव कर पाएगा? एक नई गवर्नमेंट थी, नए लीडर्स थे, पर कोई रिटन फ्रेमवर्क नहीं था जिसके तहत ये देश चलाया जा सके। और इसीलिए ज़रूरत थी एक संविधान की, एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जो ये तय करे कि कानून क्या होगा, पावर कैसे चलेगा और लोगों के अधिकार क्या होंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा कैसे वजूद में आई, देन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का प्रोसेस क्या था, उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल्स थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट यानी संशोधन कैसे होता है। और ये सुनकर कई लोग सोचते हैं कि आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? भारत का संविधान 1946 में लिखना शुरू हुआ, लेकिन इसकी कहानी उससे कई साल पहले शुरू हो चुकी थी, जब देश ने पहली बार ये सोचना शुरू किया कि अपना भविष्य हम खुद लिखेंगे। 1934 पहली बार एम एन रॉय साहब ने ये आइडिया प्रपोज किया कि इंडिया शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें हम इंडियंस खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ब्रिटिश हुकूमत से ये ऑफिशियली डिमांड किया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए बाय इंडियंस फॉर इंडियंस। 1938 जवाहरलाल नेहरू ने क्लियर स्टांस लिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब हर वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार मिले और वही वोट से कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले लोग चुने जाएं। 1940 वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुए करीब 1 साल हो चुका था। यूरोप में इनस्टेबिलिटी बढ़ रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़े दुविधा में फंस चुकी थी कि एक तरफ ये जो कियोस चल रहा है इसे कैसे संभालें, और दूसरी तरफ इंडिया जहां इंडिपेंडेंस की लहर अपने पीक पर है उसको किस तरह से डील करें। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया जिसे कहते हैं ऑगस्ट ऑफर। 8 अगस्त 1940 को वाइसरॉय लिनलिथगॉ ने इस ऑफर का ऐलान किया। इस ऑफर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि ब्रिटिश पॉलिसी का अल्टीमेट गोल होगा इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देना, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इंडियंस का रोल और डिसीजन मेकिंग में भागीदारी बढ़ाई जाएगी, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट फुल्ली प्रोटेक्ट किए जाएंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और ज़्यादा इंडियंस शामिल किए जाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तो ब्रिटिश हुकूमत से इस सो कॉल्ड ऑफर पर डिस्कशन करने से भी मना कर दिया। हमारे लीडर्स का कहना था, डोमिनियन स्टेटस इज नॉट इनफ, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश हुकूमत ने ये सारे प्रपोजल्स वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद पूरा करने की बात कही, जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। बहरहाल अगस्त ऑफर को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। मार्च 1942 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को एक मॉडिफाइड प्रपोजल लेकर इंडिया भेजा। इसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगी। इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा विथ कंप्लीट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑटोनॉमी। राइट टू ससीड का क्लॉज भी दिया गया। दरअसल बात यह है, उस वक्त इंडिया में कई सारे प्रोविंसेस थे, जैसे पंजाब, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंसेस एट्सेट्रा। सो राइट टू ससीड के तहत हर प्रोविंस को ये अधिकार दिया गया
कि अगर वो इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहता तो अपना अलग यूनियन और कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। और हाँ, ये सारे रिफॉर्म्स भी तभी लागू होंगे जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा। अब यार यहाँ भी वही दिक्कत थी। बहरहाल क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। अब आया साल 1946। ब्रिटिश हुकूमत ने इस बार अपने कैबिनेट से 3 सीनियर मेंबर्स को एक प्रपोजल के साथ इंडिया भेजा, जिसे कहते हैं कैबिनेट मिशन। इस ऑफर में पिछले ऑफर्स को और मॉडिफाई करके पेश किया गया। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति इस पर भी नहीं थी, लेकिन एक एग्रीमेंट हुआ और इसी कैबिनेट मिशन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्ट्रक्चर डिजाइन किया और यहीं से शुरू होती है भारत के संविधान की कहानी। नवंबर 1946 भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। शुरुआत में इसमें 389 मेंबर्स थे, लेकिन पार्टीशन के बाद ये संख्या 299 हो गई। और ये 299 लोग सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं थे, इसमें टीचर्स थे, लॉयर्स थे, सोशल वर्कर्स और विमेन लीडर्स भी थी। आसान शब्दों में कहा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिंदुस्तान के हर हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई और कुछ समय बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रेसिडेंट चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। This Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for her future governance a constitution wherein the territories that now comprise British India, the territories that now form the Indian states, and such other parts of India as are outside British India and the states, as well as such other territories as are willing to be constituted into the independent sovereign India, shall be a union of them all. और 22 जनवरी 1946 को बिना किसी विरोध के ये अडॉप्ट कर लिया गया। इसी रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड फॉर्म आगे चलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काम को सिंप्लीफाई करने के लिए कई कमिटीज बनाई गईं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका जिम्मा था भारत का संविधान लिखना। इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर के साथ और भी कई विद्वान थे। इन सभी लोगों ने मिलकर 6 महीने से भी कम समय में कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। फिर इस ड्राफ्ट को 8 महीने तक पब्लिक के लिए ओपन रखा गया, ताकि हर सिटीजन जो संविधान की लैंग्वेज को समझ सकता हो अपना सुझाव दे सके कि क्या किसी पॉइंट को बदला जाए या क्लैरिफाई किया जाए। ये एक डेमोक्रेटिक स्टेप था जिसमें आम लोग भी अपनी आवाज़ देश के संविधान में मिला सकते थे। 4 नवंबर 1948 को हुई फर्स्ट रीडिंग और लोग ऑनेस्टली कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ड्राफ्ट काफ़ी लीगलिस्टिक लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसे समझना सबके लिए आसान नहीं था। इसके बाद हुई सेकेंड रीडिंग 13 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। पूरे 11 महीने तक एक एक आर्टिकल्स, एक एक क्लॉज पर गहराई से चर्चा हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को हर एंगल से समझाया, कई बार लंबे सेशंस में खड़े रहकर जवाब दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हेल्थ भी इस दौरान अफेक्ट हुई, लेकिन उन्होंने कभी अपना कमिटमेंट कम नहीं होने दिया। एक एक सवाल का जवाब दिया, कामली, लीगली एंड लॉजिकली। फिर 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक हुई थर्ड रीडिंग, जो कि एक फॉर्मल एडॉप्शन स्टेज था। और आखिरकार 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया। हर क्लॉज, हर आर्टिकल अब ऑफिशियली तय था। ये सफ़र आसान नहीं था। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन तक डिबेट्स, ड्राफ्टिंग, डिस्कशंस चलते रहे, तब जाके तैयार हुआ हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये थी, संविधान तैयार था लेकिन तुरंत लागू नहीं किया गया। तो सवाल ये उठता है, आखिर 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन रेडी था तो उसी दिन लागू क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब मिलता है जवाहरलाल नेहरू से। दरअसल नेहरू चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को पूरी तरह लागू हो, क्योंकि ये वही दिन था जब 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और उनके लिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जन्म किसी और दिन नहीं बल्कि उसी हिस्टोरिक डेट पर होना चाहिए था।
सबसे पहले आता है प्रीएम्बल। ये एक तरह का इंट्रो है जो बताता है कि हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं। प्रीएम्बल के शब्दों में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये लाइंस बताती हैं कि संविधान का असली सोर्स है जनता और ये प्रॉमिस करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल राइट्स। हर भारतीय को कुछ बेसिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये राइट्स किसी भी सरकार से आपको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ राइट्स ही नहीं दिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिए गए हैं। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये ड्यूटीज ऐड की गईं, जिसमें लिखा गया कि हर सिटीजन का फर्ज है देश की यूनिटी, इन्वायरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट और साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना। संविधान ने सिर्फ सिटीजन्स के अधिकारों को डिफाइन नहीं किया, बल्कि स्टेट के फर्ज भी तय किए, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो सरकार को डायरेक्शन देते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है, जैसे गरीबी हटाना, एजुकेशन सबको देना, पब्लिक हेल्थ को सुधारना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। DPSPs कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किए जा सकते, लेकिन ये स्टेट के लिए एक मॉरल ड्यूटी बन जाते हैं, जिसे पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और संविधान ने एक और गार्जियन तय किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर कभी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो या कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रिव्यू कर सकता है, उसे रोक सकता है। संविधान जब 1950 में लागू हुआ, तब उसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन भारत एक स्टैटिक देश नहीं है, लोग बदलते हैं, समाज बदलता है, तो ज़रूरत पड़ती है संविधान में बदलाव की भी। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 दिया गया, जो बताता है कि अमेंडमेंट्स यानी संशोधन कैसे किए जा सकते हैं। अमेंडमेंट्स 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का सिंपल मेजॉरिटी। इस तरीके से होने वाले अमेंडमेंट्स ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस जैसे होते हैं, और इसी वजह से इन्हें आर्टिकल 368 के स्कोप में नहीं रखा जाता। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ 543 और राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ 245। लोकसभा को लेकर समझते हैं। सो कुल मेंबर्स की संख्या है 543। मान लेते हैं वोटिंग के दिन 500 लोग मौजूद थे। 43 लोग में से कुछ लोग या तो नहीं आए थे या फिर कुछ लोगों ने एब्सटेन किया, मतलब प्रेजेंट तो थे लेकिन वोटिंग प्रोसीजर में हिस्सा लेने से मना कर दिया। बहरहाल 543 मेंबर्स में से 500 मेंबर वोटिंग के लिए तैयार हुए। अब सिंपल मेजॉरिटी के लिए आपको आधे से एक ज़्यादा वोट चाहिए, दैट मीन्स 251 वोट्स, और आपका प्रपोज्ड अमेंडमेंट लोकसभा से पास हो गया। सेम इसी तरह राज्यसभा से भी पास करेंगे और दोनों सदनों से प्रपोजल पास होने पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाएगा। सिंपल मेजॉरिटी से कुछ सिंपल प्रोविजंस अमेंड किए जा सकते हैं, जैसे स्टेट बाउंड्रीज को तय करना, स्टेट्स के नाम, MPs MLA की सैलरीज वगैरह। नाउ अगले तरीके की बात करें तो वो है स्पेशल मेजॉरिटी। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स irrespective of vacancies or absentees of each house and majority of 2/3 of the members of each house present and voting। इसको समझने के लिए let's take an example। So कुल members की संख्या 543। Let's assume 480 members voting के लिए ready हुए। बाकी 63 members as usual या तो absent थे या फिर उन्होंने बोला कि we are abstaining from this। Now स्पेशल मेजॉरिटी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि पहले तो आपको टोटल मेंबर्स का मेजॉरिटी चाहिए, चाहे लोग एब्सेंट हों या प्रेजेंट हों, डजेंट मैटर। मतलब 543 का मेजॉरिटी चाहिए, दैट मीन्स 272 वोट्स। अब अगले हिस्से की बात करें तो ये जो 480 मेंबर्स वोटिंग के लिए तैयार हुए हैं, इनका 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, यानी 320 वोट से एक ज़्यादा, दैट इज 321 वोट्स। ये होता है स्पेशल मेजॉरिटी का केस। अब यही सेम प्रोसेस राज्यसभा से भी गो थ्रू होगा, देन वहाँ से भी पास होने पर ये प्रपोजल एक्सेप्ट होगा
और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी वाले प्रोसेस से आप फंडामेंटल राइट्स, DPSPs यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ वगैरह में संशोधन कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे मुश्किल तरीके की, जो कि है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ स्टेट रेटिफिकेशन। ये तरीका जो हमने पिछला प्रोसेस समझा है उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। मतलब आपको स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही, प्लस कम से कम आधे स्टेट्स की भी सहमति चाहिए होगी। चलिए इसको भी एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। सो स्पेशल मेजॉरिटी वाला प्रोसेस तो वैसे ही परफॉर्म होगा जैसा हमने अभी पिछले प्रोसेस में समझा है। जो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हुई है, हाफ स्टेट रेटिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि अभी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो आपको 28 का मेजॉरिटी चाहिए, यानी कम से कम 15 स्टेट्स की सहमति चाहिए होगी, जो कि आसान चीज़ नहीं है। और स्टेट्स अपनी सहमति कैसे जाहिर करेंगे? अपने रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सिंपल मेजॉरिटी से। इस तरीके से जो अमेंडमेंट्स आप कर सकते हो वो हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड उसका तरीका, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में चेंजेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, और सबसे बड़ी बात, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसेस। मतलब आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट का पावर देता है उसमें भी चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पर जाकर चीज़ें बहुत ही सीरियस हो जाती हैं, क्योंकि बात फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज की होती है। दैट्स वाई ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट इजीली कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी बड़ी चेंजेस ना कर सके। हमने देखा कि आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पॉसिबल है, लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है कि क्या पार्लियामेंट कुछ भी बदल सकती है? और मोर प्रिसाइसली, क्या पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा सकता है? जवाब है नहीं। और ये डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 1973 केशवानंद भारती केस में। इस केस में पार्लियामेंट ने अपने पावर को सुप्रीम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट में कहा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं तोड़ सकती। इसी को कहते हैं संविधान की मूल संरचना, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डॉक्ट्राइन पार्लियामेंट के पावर पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट लगा देती है। आप संविधान को ट्विस्ट कर सकते हो, लेकिन उसका बैकबोन नहीं तोड़ सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है? ये एक फिक्स्ड लिस्ट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बेस पर कुछ की एलिमेंट्स हमेशा इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे सॉवरेंटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अगर कोई अमेंडमेंट इन चीज़ों को डैमेज करता है तो वो अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल गिना जाता है और खारिज कर दिया जाता है। ये सब दिखाता है कि पावर के इंस्टीट्यूशन के बीच एक टग ऑफ वॉर चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर उस लड़ाई में एक शील्ड की तरह काम करता है। संविधान का डिस्कशन सिर्फ एक लीगल या एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये हम सब की जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है। अगर संविधान में बदलाव होते हैं तो सिर्फ क्लॉजेस नहीं बदलते, हमारे अधिकार, हमारी फ्रीडम और हमारा फ्यूचर तक बदलता है। आज के वक्त में कॉन्स्टिट्यूशन की रिलेवेंस और भी बढ़ चुकी है, क्योंकि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, जब प्रोटेस्ट पर लाठियां चलाई जाती हैं और जब किसी को क्रिटिसाइज करना देशद्रोह तक कह दिया जाता है, तब सवाल उठता है क्या हम संविधान के अंदर रहकर जी रहे हैं या फिर एक इल्यूजन में। संविधान ने हमें वोट देने का अधिकार दिया, लेकिन अगर लोग अपने वोट को जाति, धर्म या प्रोपेगेंडा के बेस पर देने लगें तो क्या हम अपने संविधान के एसेंस को जी रहे हैं? अंबेडकर ने कहा था, हाउएवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, इफ दोज हु आर इम्प्लीमेंटिंग इट आर नॉट गुड, इट विल प्रूव टू बी बैड। आज ज़रूरत है कि हम समझें कॉन्स्टिट्यूशन को याद रखना, उसका रिस्पेक्ट करना और उसे डिफेंड करना ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट का काम नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। आज हम राज व्यवस्था यानी पॉलिटी के कुछ बहुत ही बुनियादी फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये जो शब्द है पॉलिटी, ये आया कहाँ से है, इसका मतलब क्या है
और आज मतलब करंट कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या रेलेवेंस है? बिल्कुल, और इसी के साथ हम देखेंगे कि ये जो सफ़र है प्राचीन यूनान के छोटे छोटे सिटी स्टेट से लेकर आज के जो बड़े मॉडर्न नेशंस हैं वहाँ तक कैसे पहुँचा। हाँ। और एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है सॉवरेनिटी, यानी संप्रभुता। इसका असली मतलब क्या है, खासकर आज की जो इंटरकनेक्टेड दुनिया है उसमें। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले इसी शब्द पोलिटी से शुरू करते हैं। इसकी जड़ें कहाँ हैं? कहाँ से आया है शब्द? देखिए, ये शब्द निकला है ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस से। पोलिस? हाँ, पोलिस। और इसका मतलब था सिटी स्टेट, मतलब शहर राज्य। अब ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ शहर नहीं थे। अच्छा। ये अपने आप में पूरी पॉलिटिकल यूनिट्स थी। जैसे आप सोचिए एथेंस या स्पार्टा के बारे में। हाँ, सुना है। उनका अपना शासन था। हाँ। अपने कायदे कानून, अपनी एक अलग पहचान। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हर शहर अपने आप में एक छोटा सा देश जैसा था। ओह, यानी काफी सेल्फ कंटेन्ड और इंडिपेंडेंट इकाइयां। बिल्कुल, राजनीतिक और भौगोलिक रूप से स्वतंत्र। दिलचस्प। तो ये जो छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे, ये आज के इतने बड़े बड़े देशों जिन्हें हम मॉडर्न स्टेट्स या राष्ट्र राज्य कहते हैं, उनमें कैसे तब्दील हो गए? ये एवोल्यूशन कैसे हुआ? ये तो बहुत बड़ा लीप लगता है। हाँ, ये बहुत बड़ा लीप है, और ये रातों रात नहीं हुआ। इसमें सदियां लगीं। देखिए समय के साथ क्या हुआ। युद्ध हुए, संधियां हुई, आपस में गुट बने, एक्सपेंशन हुआ। हाँ हाँ। इन सब चीजों ने मिलकर इन छोटे राज्यों को पहले बड़े साम्राज्यों में बदला और फिर धीरे धीरे आज के मॉडर्न नेशन स्टेट्स का रूप दिया। तो मतलब एक लंबा हिस्टोरिकल प्रोसेस था ये। बिल्कुल। और आज जब हम एक मॉडर्न स्टेट की बात करते हैं तो उसके लिए आमतौर पर 3 बहुत जरूरी कंपोनेंट्स माने जाते हैं। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से? पहला है टेरिटरी, यानी एक तय भौगोलिक क्षेत्र, एक जमीन का टुकड़ा जिसकी सीमाएं हों। ठीक है। दूसरा है पॉपुलेशन, यानी उस क्षेत्र में रहने वाले लोग, नागरिक। लोग, हाँ। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण गवर्नमेंट, यानी एक शासन व्यवस्था, एक सरकार जो उस क्षेत्र पर अधिकार रखती हो, कानून व्यवस्था बनाए रखे और फैसले ले सके। टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट। हाँ, ये तो समझ आता है। इन तीनों के बिना तो आज के किसी देश की कल्पना करना भी मुश्किल है। सही कहा। ये आधुनिक राज्य के आप कह सकती हैं स्तंभ है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र आपने शुरू में भी किया था, सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका असल मतलब क्या है आसान भाषा में? हाँ, देखिए, सॉवरेनिटी का अगर बिल्कुल सीधा मतलब समझें तो वो है सर्वोच्च शक्ति या फिर पूर्ण स्वतंत्रता। एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑल एवरीथिंग। मतलब ये कि कोई भी इकाई, चाहे वो देश हो या कोई और संस्था, अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। उस पर न तो कोई अंदरूनी दबाव है, न ही किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण। अच्छा। वो अपने कानून खुद बना सकती है, अपनी नीतियां, अपनी फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ खुद तय कर सकती है, बिना किसी के हस्तक्षेप के। बिना किसी हस्तक्षेप के पूर्ण स्वतंत्रता। जी। लेकिन क्या ये असलियत में पॉसिबल है? मतलब आज की दुनिया में तो हम देखते हैं देश कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो क्या कोई देश वाकई 100% सॉवरन हो सकता है? यही वो पॉइंट है जहां ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हाँ। देखिए, थियोरेटिकली तो सोवरेनिटी का मतलब यही है, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो शायद ही कोई देश आज 100% सॉवरन है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज लगभग सभी देश किसी न किसी इंटरनेशनल ट्रीटी से बंधे हैं। वो यूनाइटेड नेशंस यूएन के सदस्य हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के सदस्य हैं, और भी न जाने कितने रीजनल और ग्लोबल संगठनों का हिस्सा है। हाँ, ये तो है। और जब आप इन संगठनों के सदस्य बनते हैं या किसी संधि पर हस्ताक्षर करते हैं तो उसके साथ कुछ नियम, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ ऑब्लिगेशंस भी आते हैं। आपको नियमों का पालन करना होता है, उन दायित्वों को निभाना होता है, और ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी जो एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर है, जो पूर्ण स्वायत्ता है, उसको थोड़ा सा लिमिट करती हैं। मतलब ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। वैश्विक व्यवस्था में शामिल होने के लिए थोड़ी स्वायत्तता कम करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। आप इसे एक तरह का आपसी समझौता कह सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया की व्यवस्था चल सके, वरना तो अराजकता फैल जाएगी। ये बात तो सही है। तो अगर हम इसको भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें,
इंडिया के बारे में बात करें तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि भारत भी टेक्निकली स्पीकिंग 100% सॉवरेन नहीं है? हाँ, आपका अनुमान बिल्कुल सही दिशा में है। देखिए, भारत निस्संदेह एक सॉवरेन राष्ट्र है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी इसका जिक्र है। हम अपने आंतरिक मामलों में और अपनी विदेश नीति तय करने में स्वतंत्र हैं। हाँ। लेकिन जैसा हमने अभी बात की, यह स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। भारत यूएन का सदस्य है, WTO का सदस्य है, सार्क, ब्रिक्स जैसे कितने ही रीजनल और इंटरनेशनल ग्रुप्स का हिस्सा है। सही। हमने बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट से जुड़ी हों, ट्रेड से जुड़ी हों, ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हों। हाँ, कई हैं। और ऑब्लिगेशंस का पालन करना पड़ता है। और ये पालन जाहिर है हमारी निर्णय लेने की जो 100% स्वतंत्रता है उसको थोड़ा सा सीमित या कहें कि बैलेंस करता है। बैलेंस करता है, हाँ, ये सही शब्द है। तो निष्कर्ष ये है कि भारत सॉवरेन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सॉवरेनिटी व्यावहारिक सीमाओं के साथ आती है। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी शायद आज की दुनिया में एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ही ज्यादा है। ये समझना बहुत ही जरूरी है और मुझे लगता है कि ये जानकारी उन लोगों के लिए भी बहुत काम की है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे UPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटी तो एक कोर सब्जेक्ट है। हाँ, तो इस पूरी डिस्कशन से प्रीलिम्स और मेंस के लिए किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे सकती हैं? जरूर। देखिए, प्रीलिम्स में तो ज्यादातर फैक्चुअल या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सीधा सवाल आ सकता है कि पॉलिटी शब्द किस प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है। अच्छा, तो उत्तर होगा पुलिस। बिल्कुल। या फिर पूछा जा सकता है कि एक आधुनिक राज्य के आवश्यक तत्व या कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं। टेरिटरी, पॉपुलेशन और गवर्नमेंट। एकदम सही। इसी तरह सॉवरेनिटी पर भी सवाल बन सकता है। हाँ, सॉवरेनिटी भी क्या बन सकता है? जैसे सॉवरेनिटी का क्या अर्थ है और ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो सही जवाब होगा आंतरिक और बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है। या एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, क्या भारत 100% संप्रभु है? ट्रू, फॉल्स या ऑप्शंस के साथ? तो इसका जवाब होगा नहीं, व्यावहारिक रूप से नहीं। बिल्कुल। अब अगर मेंस की बात करें तो वहां एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, जहां गहराई से समझाना होता है। हाँ, जैसे सवाल हो सकता है, सॉवरेनिटी की अवधारणा की विस्तार से व्याख्या करें। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के इस युग में यह अवधारणा कैसे बदल रही है? भारत के विशेष संदर्भ में चर्चा करें। ओह, ये तो काफी डिटेल्ड सवाल है। हाँ, या फिर एक और सवाल बन सकता है, प्राचीन ग्रीस के सिटी स्टेट से लेकर आधुनिक राष्ट्र राज्य तक राज्य की अवधारणा के विकास, एवोल्यूशन का वर्णन करें। तो आप देख सकती हैं कि हमारी आज की जो पूरी बातचीत है वो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए एक मजबूत आधार, एक फाउंडेशन तैयार करती है। हाँ, बिल्कुल, सारे की पॉइंट्स कवर हो गए हैं। तो आज हमने पॉलिटी शब्द की जड़ों को समझा, सिटी स्टेट से मॉडर्न स्टेट तक के सफर को देखा और सॉवरेनिटी जैसे अहम कॉन्सेप्ट की जो प्रैक्टिकल न्यूआंसेस हैं, जो जटिलताएं हैं, उनको समझने की कोशिश की, खासकर भारत के संदर्भ में। हाँ, और ये देखना महत्वपूर्ण है कि कैसे इंटरनेशनल एंगेजमेंट, जो आज की जरूरत है, वो एक देश की स्वायत्तता को किस तरह से शेप करता है, कैसे उसे प्रभावित करता है। ये कोई सीधी रेखा नहीं है। सही कहा। और ये चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ती है, जिस पर शायद श्रोता भी सोच सकते हैं। क्या सवाल? कि जैसे जैसे दुनिया और ज्यादा इंटीग्रेट होगी, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और बढ़ेगा, तो भविष्य में सॉवरेनिटी की ये जो अवधारणा है, इसका मतलब और कैसे बदलेगा? राष्ट्रों की अपनी स्वतंत्रता और वैश्विक जिम्मेदारियों के बीच का जो संतुलन है, वो भविष्य में कैसा दिखेगा? क्या ये संतुलन और ज्यादा ग्लोबल कोऑपरेशन की तरफ झुकेगा? वाकई ये सोचने वाली बात है। भविष्य में सॉवरेनिटी का रूप क्या होगा? बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। इस बेहद ज्ञानवर्धक और स्पष्ट चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।